जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ बीएनएस जो कि है सेक्शन 111 जो कि बात करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। अगर आप बेर एक्ट में देखोगे तो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा। अगर उस तरह याद करोगे तो आसानी से याद कर पाओगे। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा होगा। इस चार्ट में पूरा डेफिनेशन है जिसको मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है। मैंने क्या लिखा है, मेरे कॉलेज गुरुजी हैं, उन्होंने बताया था तो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस डेफिनेशन को। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए, है ना। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं एक बेस तैयार कर दूं आपका, तभी आप समझ पाओगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। आप लोग ये बताओ किसने किसने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप समझ पाओगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। अगर आपने मुन्ना भाई MBBS में नोटिस किया हो तो इसमें बेसिकली संजय दत्त होता है। संजय दत्त के साथ उसका एक साथी होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि संजय दत्त से थोड़ा नीचे होता है और बाकी इनके नीचे और लोग होते हैं। एक तरह से मान लो चेले होते हैं, ठीक है। और ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, ये सारे लोग मिलकर अलग अलग इल्लीगल बिजनेस चलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि ये लोग ज़बरदस्ती लोगों से पैसे ऐंठते थे, एक्सटॉर्शन वगैरह करते थे। फिर इसी मूवी में हमने देखा है कि ये लोग दूसरों को ज़बरदस्ती किडनैप करके और बदले में पैसे मांगते थे, है ना, उनके फैमिली वालों से, यानी फिरौती करते थे। अगर आपको याद हो तो इस मूवी में एक सीन होता है जब संजय दत्त के जो बाबूजी हैं वो गांव से आते हैं संजय दत्त का हॉस्पिटल देखने के लिए। ऐसे में एक महिला दौड़ती भागती हुई आती है, हाथ में सूटकेस लेते हुए आती है कि मैं पैसे ले आई, मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक किडनैपिंग का रैकेट भी चलाते थे कि जहाँ पे ये इंसानों को किडनैप करते थे और उसके बदले में फिरौती करते थे। अब बेसिकली इस मूवी से हमको क्या समझ आया, इस मूवी से हमको ये समझ आया कि संजय दत्त एक प्रॉपर रैकेट चला रहा था, यानी एक गैंग रन कर रहा था। और वो गैंग मिलकर क्या करती थी, वो गैंग मिलकर सारे इलीगल अपराध कर दी थी। लोगों को डराना धमकाना, किडनैपिंग करना, सारे इलीगल काम ये लोग करते थे, जिसमें इन्होंने हायरार्की बनाई हुई थी। जैसे सबसे टॉप पे संजय दत्त था, तो संजय दत्त किडनैपिंग नहीं करता था, इनके नीचे जो गैंग मेंबर थे वो सारे काम करते थे। तो इसी को कहते हैं हम ऑर्गेनाइज क्राइम। तो मैंने आपका एक बेस तैयार कर दिया, तो इस चार्ट को ध्यान से देखो तभी आप समझ पाओगे कि सेक्शन 111 है क्या। बीच बीच में मैं बेरेक्ट भी शो करूँगा, उसकी रीडिंग करूँगा, तो आप एक दूसरे से समझ पाओगे कि मैंने कैसे कैसे डेफिनेशन को तोड़ा है ना। तो स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन। तो सेक्शन 111 बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम की। बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम वो होता है जो कि एक ग्रुप के द्वारा क्राइम किया जाता है। ग्रुप का मतलब जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसमें क्रिमिनल्स होते हैं। प्रॉपरली उनका ग्रुप ही इस चीज़ के लिए बना होता है कि उनको डकैती करना है, लोगों की ज़मीन पे जगह कब्जा करना है, लोगों को किडनैप करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है। लड़कियों को ये लोग किडनैप करके उनका बिजनेस करते हैं, यानी प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कितने ऑनलाइन कितने सारे फ्रॉड किए जाते हैं। आपका अकाउंट हैक कर लेना, आपको ब्लैकमेल करना, आपके फ़ोटोज़ वायरल कर देना। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्राइम होते हैं। तो ये क्राइम कोई अकेला बंदा नहीं करता है, ये पूरी गैंग मिलकर ये काम करती है, जहाँ पे एक हेड होगा और उसके अंदर बहुत सारे मेंबर होंगे, है ना, जो अलग अलग लोकेशन पे होंगे और ये सारे इलीगल काम कर रहे होंगे। तो ऐसे जो प्रॉपर ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके के
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग इस तरीके के काम को एक बार करते हैं। आप सेक्शन 111 क्लॉज 1 का पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। इसका मतलब जो क्रिमिनल्स हैं, जो इनका पर्टिकुलर ग्रुप है ना, वो कंटिन्यू ये सारी चीज़ें करता है। मतलब ये सारे जो गलत काम हैं, यानी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सारे क्रिमिनल्स काम हैं, है ना, ये लोग इस काम को कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 111 में लिखा है कि कौन कौन सी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं जो डेली बेसिस पे होती रहती हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़। आप जो भी इलीगल काम कर रहे हो, आप जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसे आप कंटिन्यूइंग बेसिस पे करते हो। अरे आप लोग नहीं करते हो, दिल पे मत लेना, जो क्रिमिनल लोग हैं वो करते हैं। वही लोग अपना एक ग्रुप बना के डेली बेसिस पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग एक बार किसी का मर्डर करते हैं, एक बार किसी किडनैप कर रहे हैं। तो बात समझिएगा, ये जो सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, ये क्रिमिनल लोग एक बार नहीं करते हैं, बार बार करते हैं। तभी यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं 10-15 लोगों का, और रोज़ यही काम करते हैं, जैसे किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, लैंड ग्रैबिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, बहुत सारे आप ऑफेंस है, आप रीड कर सकते हैं। ये सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ये लोग कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं। बात समझिएगा, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़। किडनैपिंग आप जानते हो क्या होता है ना, रॉबरी भी जानते हो क्या होता है, फिर व्हीकल थेफ्ट, लैंड ग्रैबिंग मतलब यानी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, लोगों की सुपारी लेके मारना, है ना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आपके हो गए। तो कुछ ऐसे अपराध जिनके बारे में सेक्शन 111 क्लॉज 1 बात करता है। बट एक बात समझिएगा ध्यान से, जो अपराध लिखे हैं सेक्शन 111 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 111 सिर्फ इन्हीं अपराधों के बारे में बात करता है। ये जो सारे अपराधों के नाम दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। चार्ट को देखो ध्यान से और अपनी बैरेक्ट को भी देखो ध्यान से, ताकि आप समझ पाओ कि मैंने कैसे डेफिनेशन को तोड़ा है। आप बैरेक्ट में सेक्शन 111 की स्टार्टिंग देखो क्या लिखा है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि एनी यानी कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब किसी भी तरीके का अपराध, मतलब किसी भी तरीके का जो क्राइम है, अगर वो कंटिन्यू हो रहा है तो वो अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये चार्ट में 10-12 ऑफेंस लिखा हूँ यही ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हर वो अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा जो कंटिन्यू बेसिस पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ तभी आप समझ पाओगे। देखो पहला आपका लिखा है किडनैपिंग लिखा है। एक टाइम के लिए मान लो कि किडनैपिंग जैसा कोई ऑफेंस है, ठीक है, एक टाइम के लिए मान लो किडनैपिंग ऑफेंस इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, और किडनैपिंग ऑफेंस जो है वो लगातार हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सेक्शन 111 में किडनैपिंग नहीं लिखा है तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम में नहीं आएगा। ये ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा क्योंकि ये कंटिन्यू बेसिस पे हो रहा है ना। इसीलिए बात समझिए, जो 10-12 ऑफेंस लिख दिए गए हैं बैरेक्ट में वो ऑर्गेनाइज क्राइम है क्योंकि वो सारे ऑफेंस कंटिन्यू बेसिस पे हो रहे हैं। अब मान लो कल को कोई और ऑफेंस है वो भी लगातार होने लगे तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आएगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आया कि आखिर क्या है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब। वीडियो स्किप ना करिए, पूरा समझा के जाऊंगा क्या मतलब है पूरा इस सेक्शन 111 का डेफिनेशन का। तो इस चार्ट को आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, और आपको चार्ट ऐसे ही बनाना है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में ये सारे ऑफेंस लिख देना है जैसे मैंने
लिखा है। किडनैपिंग जानते हो, किसी को उठा लेना। रॉबरी क्या है, लोगों के घर में जाकर डाका डालना, है ना। आपकी जो गैंग है वो मिलकर व्हीकल थेफ्ट करती है, यानी गाड़ियों की चोरी करती है। मान लो आपने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को मान लो आपने लखनऊ के अलग अलग एरियाज़ में भेज दिया, जैसे जानकीपुर में भेज दिया, चारबाग भेज दिया, है ना। तो आपके जो बंदे हैं वो अलग अलग एरिया में हैं और आपने उनसे बोल दिया है कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया से, इस लोकेलिटी से आपको बाइक को चुराना है और यहाँ लेके आना है। तो ये आपका काम है। तो इस तरह से आपने गैंग के मेंबर्स को एक एक एरिया अलॉट कर दिया और कहा कि आपको अपने अपने एरिया में जाना है और रोज़ गाड़ियाँ चुरा के यहाँ लेके आना है। तो आपका गैंग गाड़ियों की चोरी इस तरह करता है। फिर आपने एक्सटॉर्शन का गैंग चलाया हुआ है। एक्सटॉर्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप लोगों से फिरौतियाँ मांगते हैं। लैंड ग्रैबिंग मैंने पीछे बताया कि ज़मीन पे कब्जा कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी लेके किसी को मारना। आपने गैंग बनाया है, आपके पास जब भी कोई कॉल आता है यानी कॉन्ट्रैक्ट आता है किसी को मारने के लिए, तो आपके पास जो शार्प शूटर हैं आप उससे बोलते हो कि जाओ बेटा उसे उड़ा दो, है ना। इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या होता है? इकोनॉमिक ऑफेंस एक बहुत बड़ा शब्द है ना, और इसका एक्सप्लेनेशन आपका दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, है ना। तो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है? इकोनॉमिक ऑफेंस एक बहुत बड़ा शब्द है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस में बैंक के साथ फ्रॉड करना भी आता है। आपने नाम सुना होगा विजय माल्या, नीरव मोदी का। तो इन लोगों ने बैंक के साथ फ्रॉड किया था। अगर बैंकों के साथ फ्रॉड होने लग जाएगा तो कंट्री की इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। तो ये होता है इकोनॉमिक ऑफेंस। इसके अलावा और भी होते हैं, आप देखिए। फिर है साइबर क्राइम। इसमें क्या होता है, अकाउंट हैक करना लोगों के, है ना, लोगों से OTP मंगवाना, लोगों को फेक लिंक भेजना, तो ऐसा इसमें आता है। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि सेक्शन 111 दोनों चीज़ों की बात करता है। ये बात करता है इंसानों की ट्रैफिकिंग के बारे में भी और ये बात करता है लड़कियों की ट्रैफिकिंग के बारे में भी। मतलब एक होता है जहाँ पे आप इंसानों की ट्रैफिकिंग करते हो, उनसे स्लेवरी यानी मजदूरी करवाने के लिए। दूसरा होता है जहाँ पर स्पेसिफिकली लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है। किस लिए करते हैं? बिजनेस करने के लिए। तो सेक्शन 111 दोनों चीज़ों की बात करता है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन या फिर आपने ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की है, मतलब आपने ड्रग्स बेचा या ख़रीदा है इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर। फिर है वेपन्स या फिर इलिसिट गुड्स और सर्विसेज। इलिसिट गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है? कोई भी इलीगल सामान। इलीगल सामान का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो कोई देश है जहाँ पे दारू बैन है। क्या बैन? दारू बैन है, ठीक है। तो वहाँ पे दारू नहीं बिकती है। अब आपने क्या खोला है बिजनेस कि आप और आपकी पूरी गैंग इंडिया में बैठे बैठे आप उस देश में दारू को गलत तरीके से सप्लाई कर रहे हो, तो ये होता है। तो ये इलिसिट गुड्स और सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो। फिर इस सेक्शन में अलग से लिखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन। ये मैंने अभी पीछे बताया था, मतलब जहाँ पे लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जा रही है, किस वजह से? प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से या फिर फिरौती के लिए, रैंसम के लिए। तो यहाँ तक तो सेक्शन 111 ने बता दिया कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। अब ये जो सारे ऑफेंसेस हैं, भले ही एक लौता पर्सन कर रहा है, बाय एनी पर्सन, मतलब आपके ग्रुप में कोई अकेला पर्सन इस चीज़ को कर रहा है या बहुत सारे लोग मिलकर इस अपराध को कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपने 10 लोगों की एक गैंग बना के रखी है और हर बंदे को आपने अलग अलग काम दिया है। एक बंदा आपके सारे इलीगल ड्रग्स के काम देखता है, एक बंदा लड़कियों की ट्रैफिकिंग को देखता है, एक बंदा आपके लिए लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करता है। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है, देखो भाई, ये जो सारे इलीगल काम हैं ये
आपके ग्रुप का सिर्फ एक बंदा कर रहा है, या तो आपके ग्रुप में सारे मेंबर ये काम कर रहे हैं, बाय एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब क्या होता है? एक्टिंग इन कंसर्ट जब आप कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कॉमन इंटेंशन, मतलब प्री मीटिंग ऑफ माइंड। मतलब आप सारे ग्रुप मेंबर डिस्कशन करके ये ऑफेंस कर रहे हो। मतलब 10 बंदे बैठकर अगर कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं तो हमने उस काम को करने के पहले डिस्कशन किया हुआ है, हम सारे मिलकर उसमें अपराध कर रहे हैं। मतलब सभी ने प्री मीटिंग ऑफ माइंड किया हुआ है, सिंगल और जॉइंटली आइदर एज मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। ये आखिरी लाइन कहने का क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल है अग्निपथ मूवी का। अग्निपथ मूवी में इन्होंने क्या बताया है कि ये आपका समुद्र है। जिन्होंने मूवी नहीं देखी है वो एग्जाम्पल समझें। तो एक समुद्र है और जहाँ एक प्लेस है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक होम सेक्रेटरी का बंगला है। अब आपका जो गैंग है वो मिलकर क्या करता है? वो बेसिकली महाराष्ट्र में इल्लीगल तरीके से ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो ये तो आपका गैंग है ना, जो मुंबई में कहीं पे बैठकर आपके लिए इल्लीगल ड्रग्स सप्लाई करने का काम कर रहा है। मतलब एक बंदा वहाँ भेजता होगा, एक बंदा यहाँ से डिलीवरी लेता होगा। तो ये तो सारे आपके गैंग के बंदे हैं, ये तो आपके ऑर्गेनाइज क्राइम के बंदे हैं जिनको आपने ड्यूटीज़ बांट के दी हैं। लेकिन जो ये होम सेक्रेटरी है, अब ये क्या करता है? जब आप समुद्र के रास्ते से होकर मुंबई में इल्लीगल तरीके से ड्रग्स पहुंचवाते हैं तो आप क्या करते हो? आप पानी के रास्ते ड्रग्स लाते हो और सारे ड्रग्स होम सेक्रेटरी के घर पे छिपा देते हो। और फिर आपके बंदे जो कि मुंबई में बैठे हुए हैं वो होम सेक्रेटरी के घर जाते हैं और वहाँ से आपका इल्लीगल ड्रग्स का माल उठा लेते हैं और जाके मुंबई में बांट देते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें देखो। पहले तो उन सारे लोगों को देखो जो आपके गैंग के पार्ट हैं, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पार्ट हैं, जिनको आपने जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं, जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी हुई हैं ड्रग्स को इल्लीगल तरीके से खरीदने और बेचने की, जो आपके लिए इल्लीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं। तो वो लोग तो आपके अपने बंदे हो गए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस होम सेक्रेटरी के बारे में जो कि आपका बंदा नहीं है। ये आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा नहीं है, ये आपके उस ग्रुप का पार्ट नहीं है जो इल्लीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग करता है। बात समझिएगा ध्यान से। होम सेक्रेटरी आपके लिए बैठकर पैकेट नहीं बनाता है, ये गाड़ी में बैठकर ड्रग्स नहीं सप्लाई करता है और ना ही मुंबई में जाकर बांटता है। ये सिर्फ एक मिडिल मैन का काम करता है, आपके बिहाफ पे आपके लिए ये काम करता है, ये आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये जो होम सेक्रेटरी है इसको भी हम लायबल मानेंगे सेक्शन 111 के अंदर। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आइदर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? सिंडिकेट का मतलब होता है जब एक ग्रुप इकट्ठा मिलकर कोई काम कर रहा होता है किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देखो, आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा 2 तरीके से हो सकते हो। या तो आप उस ग्रुप का हिस्सा हो जो कि ये सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हो और यू आर डूइंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। बिहाफ का मतलब आप एग्जैक्टली उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा नहीं हो, आप दिन रात बैठकर उनके साथ ये काम नहीं करते हो, बट उनके बिहाफ पे यानी उनके लिए आप कभी कभार कुछ काम कर देते हो। फॉर एग्जांपल, जो वो इल्लीगल ड्रग्स का सामान समुद्र के रास्ते से आया, उसी सामान को आपने कुछ टाइम के लिए उन सारे ड्रग्स को रख लिया,
तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे उनके बिहाफ पे काम किया, है ना। अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये कैसे कैसे काम कर सकती है, ये जो गैंग है जो ये सारे अपराध कर रही है, ये अपराध करने के लिए आपको कोई ना कोई गलत तरीका अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की ज़मीन कब्जा करते हो, अगर आप लैंड ग्रैबिंग का अपराध कर रहे हो तो लैंड ग्रैबिंग में हो सकता है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती धक्का मार के उनको उनकी ज़मीन से बाहर निकाल दो। अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती किडनैप कर रहे हो, अगर आप लड़कियों की ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आप उनके घर में जाकर उनके घर वालों को मार पीट कर, है ना, आप उस पर्सन को किडनैप करके ले आते हो। ये सब चीज़ें मूवीज़ में आप देखते होंगे। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये सारे इन इलीगल कामों को करने के लिए क्या करती हैं, किसी न किसी गलत तरीके को अपनाती हैं। यानी कि वो क्या करेंगी, या तो वो वायलेंस का यूज़ करेंगे या तो वायलेंस यूज़ करने की धमकी देंगे। मैंने आपसे कहा कि 15 लाख भेज दो वरना तुम्हारे बच्चे को उठवा लूँगा, तो आप धमकी दे रहे हो ना कि आप वायलेंस यूज़ करोगे। फिर है इंटिमिडेशन, सामने वाले पर्सन को डरा धमका रहे हो, आप बोल रहे हो सामने वाले को कि तुम्हारी इमेज ख़राब कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी को जला देंगे, तुम्हारे घर को जला देंगे, तुम्हारी फैमिली को कुछ कर देंगे, तुम्हारी इज्जत की धज्जे उड़ा देंगे। तो आप इंटिमिडेशन दे रहे हो या फिर कोर्जन कर रहे हो, मतलब किसी भी अपराध को करने की धमकी दे रहे हो। तो इस तरीके से आप देखो तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। और आगे क्या लिखा है, और बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपराध कर रही है, ऑफेंसेस कर रही है, ये अपराध करने के और भी तरीके हो सकते हैं। भाई हो सकता है मुझे वायलेंस न यूज़ करना पड़े, हो सकता है मुझे कोर्जन न यूज़ करना पड़े, हो सकता है मैंने कोई और तरीका अपनाया होगा। तो और भी कोई अनलॉफुल या इलीगल तरीके का जो आपने तरीका अपनाया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने के लिए, यानी इस अपराध को करने के लिए, टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट। देखिए जितने बंदे इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हैं, एक एग्जांपल सुनो। मान लो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसका नाम एक्स है, उसने गैंग बनाई है ये सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए। मान लो इस गैंग में मैं काम करता हूँ, मैं इस गैंग में रहकर क्या करता हूँ, मान लो जो सारे ड्रग्स के ट्रैफिकिंग के काम है वो मैं करता हूँ, या वेपन्स के जो सारे काम है ये सारे बिजनेस मैं मुंबई में रहकर संभालता हूँ, तो मैं इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हूँ। अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ये जो एक्स पर्सन है यानी ग्रुप लीडर, तो एक्स पर्सन के लिए काम करने के बदले उसके ये इलीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग काम करने के बदले या तो मुझे कोई डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा होगा, फॉर एग्जांपल मुझे ये काम करने के लिए पैसे दिए जाते होंगे, या फिर मुझे कोई इनडायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा होगा। इनडायरेक्ट मतलब एक्स पर्सन को मैंने बोल कर रखा है कि भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप रहते हैं इस प्लेस पे, वहाँ पे ये सारा पैसा भिजवा दो। और मेरी एक बहन है वो इस कॉलेज में पढ़ती है, उसकी फ़ीस भर दो। और मेरा एक भाई है उसे स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक़ है तो वो क्रिकेट एकेडमी जाता है तो उसकी फ़ीस भर दिया करो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स पर्सन के लिए जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं सारा मटेरियल बेनिफिट ले रहा हूँ। तो मटेरियल बेनिफिट में सारी चीज़ें आती हैं। मटेरियल बेनिफिट आल्सो इंक्लूड पैसा, कार, गाड़ी में मिला। तो क्या लिखा है, मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग आ फिनेंशियल बेनिफिट, मतलब ये काम करने के बदले या तो मुझे पैसा मिल रहा होगा, या तो मुझे गाड़ी बंगला मिल रहा होगा, या तो मेरे नाम पे मेरे घर वालों को पैसा भिजवाया जा रहा है। तो शैल कॉन्स्टिट्यूट आ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये रहा आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन। तो ये चार्ट आप अपने एग्जाम में बना सकते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। और मैं जो मेरे गुरुजी हैं कॉलेज के विनय सर,
मैं उनको धन्यवाद कहूँगा कि उन्हीं के ज़रिए मैंने ये चार्ट सीखा है और मैंने इस डेफिनेशन को तोड़ के लिखा है और मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बनाइएगा। अब ये जो सारे क्राइम है, जो ऑफेंस जो लोग कर रहे हैं, अब इसके कुछ पनिशमेंट हैं, तो इसकी पनिशमेंट में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि उसके बाद अगर देखेंगे तो लिखा होगा एक्सप्लेनेशन, उसमें दिया इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, तो वो मैं डिस्कस कर दूं किसी और वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि पनिशमेंट क्या है, इन सारे ऑफेंसेस जो करते हैं पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट के लिए मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। और आप बताइए कि आपको ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए, वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।